पटना, जिसे शिक्षा का हब माना जाता है, जहां हर गली में सपने पलते हैं आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के, कुछ बड़ा करने के। और देश के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आते हैं अपने सपनों को पूरा करने, क्योंकि पटना एक शहर नहीं, उम्मीदों का ठिकाना है। लेकिन इसी पटना शहर में 6 जनवरी 2026 को एक ऐसी घटना घटती है जिसे पूरे देश के पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अपनी लड़कियों को घर से दूर पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। यदि हाँ, तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और यदि ना, तो आखिर कब तक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष अनकवर्स पर। यहाँ पर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना में हुई नीट की तैयारी कर रही 18 साल से भी कम उम्र की एक छात्रा की रहस्यमयी मौत की। यह कोई आम क्राइम नहीं है। यह केस सवाल उठाता है हमारी हॉस्टल सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस जांच की विश्वसनीयता पर, और सबसे जरूरी, क्या सच में हर केस में न्याय मिलता है। यह लड़की बिहार के जहानाबाद जिले की रहने वाली थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वह इससे पहले भी नीट में क्वालिफाई कर चुकी थी, बट और अच्छा कॉलेज मिल जाए इस उम्मीद से वो पटना फिर से वापस आ गई। यह वैसा ही है जो आप हजारों घरों में देखते हैं। मिडिल क्लास परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन बड़ा सपना। 5 जनवरी 2026 को छात्रा छुट्टियां बिताकर अपने घर से वापस पटना आती है और हॉस्टल में चेक इन करती है। सब कुछ सामान्य लगता है, कोई झगड़ा, कोई शिकायत, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे यानी कि 6 जनवरी को सुबह का समय था। हॉस्टल में लड़कियां बाहर निकलती हैं नाश्ता करने के लिए, लेकिन वो नहीं निकलती। पहले लगा शायद थकी होगी, सो रही होगी, लेकिन जब दूसरी बार हॉस्टल वार्डन द्वारा बुलाया जाता है तो रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वार्डन गार्ड को बुलाते हैं और जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा जाता है। जब अंदर देखते हैं तो अंदर वो बेहोश पड़ी मिलती है। उसे तुरंत एक निजी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार वह कोमा जैसी स्थिति में थी और शरीर पर कई गहरे चोट लगे थे। हालत बेहद नाजुक थी। यहीं से सवाल उठना शुरू होता है, अगर यह एक सामान्य मेडिकल इमरजेंसी थी तो इतनी चोटें कैसी। 3 दिन तक प्रभात हॉस्पिटल में ही इलाज चला, लेकिन जब हालात और नाजुक हो गए तो पीड़िता को मेदांता हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शुरुआती बयान आता है कि फिलहाल किसी तरह का फाउल प्ले नहीं दिखता, यानी न रेप की पुष्टि, न हत्या की बात, न किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री। लेकिन दोस्तों, शुरुआती पुलिस बयान कई बार सबसे कमजोर कड़ी होती है। क्यों? क्योंकि शुरुआती घंटों में सबूत नष्ट हो सकते हैं, गवाह प्रभावित हो सकता है और नरेटिव सेट हो सकता है। करीब 5 दिन तक इलाज चलने के बाद 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो जाती है। अब यह सिर्फ बेहोशी का केस नहीं रहा, यह बन गया अननेचुरल डेथ केस। अब कानून के हिसाब से फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम, सब कुछ जरूरी हो जाता है। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और यहीं से केस पूरी तरह बदल जाता है। पोस्टमार्टम में मिलता है कि कई जगह अंदरूनी चोटें और बाहरी चोटें आई हैं। गर्दन और निचले हिस्से में असमान इंजरीज। चोटें ऐसी थे कि खुद से नहीं हो सकती, यानी कि यह साधारण गिरने या बीमारी का मामला नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद कपड़े एफएसएल को भेजे जाते हैं। एफएसएल रिपोर्ट आती है और इसमें लिखा होता है कि कपड़ों पर 18 से 20 साल के लड़कों का स्पर्म मिला है। यह इस केस का सबसे बड़ा सबूत था, यानी कि पीड़िता के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। अब केस बनता है सेक्सुअल असॉल्ट का, शक का, हिंसा का, हत्या। उसके बाद अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कुछ हुआ या नहीं, अब सवाल यह रह जाता है कि किसने किया और कैसे बच गया। जब मीडिया और जनता का दबाव बनता है तो बिहार पुलिस एक एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी टीम द्वारा हॉस्टल की सीसीटीवी चेक किया जाता है, कॉल रिकॉर्ड खंगोले जाते हैं, हॉस्टल के अगल बगल लोगों से पूछा जाता है, कुछ लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सबूत इतने मजबूत थे तो अब तक कोई आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। जांच के दौरान बताया जाता है कि कुछ सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फुटेज मिले ही नहीं, लेकिन कुछ फुटेज बाद में सामने आए। लेकिन जो फुटेज सामने आए वो पहले वाले से मैच नहीं खा रहे थे, यानी या तो छेड़खानी हुई है या तो जानबूझकर केस को दबाया जा रहा है। दोनों ही हालत बेहद डरावने हैं। इसी बीच एक नया बयान आता है। कुछ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लड़की ने इंटरनेट पर नीट की गोलियां और जहर सर्च किया था। अब सोचिए, अगर ये सच है भी तो अब सवाल खत्म नहीं होते, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत फिर कैसे आए, इतनी चोटें आत्महत्या में कैसे, और सबसे अहम, अगर आत्महत्या थी तो इतनी चीज़ें छुपाने की कोशिश क्यों की गई। लड़की के परिवार वाले साफ कहते हैं लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है और परिवार स्वतंत्र कोर्ट मॉनिटरिंग की मांग करता है। हॉस्टल वाली मैडम आई, हमको फिर सर किसी कि हमको आपको बची तो नहीं, बाकी जितना पैसा माँ सर आपको कह रहे हैं कि आपको बेटी के हम मार देते हैं,
आप पैसा दे, आपको बेटी आ जाएगी। आप माँ के लाल हैं सर, हमको से पूछने आए हैं कि हमको चेहरा देखने आए हैं, हमको ये अथी दे दीजिएगा सर। 31 जनवरी को बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करती है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, लेकिन परिवार कहता है हमने सीबीआई नहीं कोर्ट मॉनिटरिंग मांगी थी, यानी यहाँ भी कंफ्यूजन। पटना हाईकोर्ट कहता है सीबीआई जांच पर्याप्त है, अलग से जज मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं। अब यह केस पूरी तरह से सीबीआई के पास चला जाता है। केस अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहता, विपक्ष सरकार पर सवाल उठता है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाता है, सोशल मीडिया पर गुस्सा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, शोर बहुत है लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। जांच में कुछ और भी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि लड़की ने रात को अपने पिता पर कई बार कॉल किए। अब सवाल यह है, सब कुछ सामान्य था तो रात 1 बजे पैनिक कॉल क्यों? अब पुलिस पीड़िता के परिवार वालों पर ही आरोप लगाने लगती है कि परिवार वालों ने ही मिलकर लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़िता की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ आई एम एलोन, मतलब पीड़िता अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही थी और घर वालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस का मानना है। और इसके बाद पुलिस परिवार वालों के पीछे ही पड़ गई। अब परिवार वालों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्ची के लिए केस लड़े कि अपने आप को बचाने के लिए। बाकी राजनेता लोग आते हैं और परिवार वालों को सांत्वना देते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। देखो यार, नेता आएंगे सराहना देंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके बच्चे के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन क्या अब तक जितने भी केस हुए हैं जिसमें नेता शामिल हुए हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिला है या जो आरोपी है उन्हें सज़ा मिली है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नेता लोग अपने पावर और पैसे के दम पर किसी ऐसे इंसान को फंसा देंगे जो उस केस का हिस्सा था ही नहीं। कई दिनों तक जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। बाकी यार एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आरोपी है उसे ऐसी सज़ा मिले कि कोई और ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों, ये थी इस केस की पूरी कहानी। और अगर वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।